वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मॉडल सेट को, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर चुके हैं। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन्स 53 संडेज इज। अब क्या कहा गया कि 53 संडेज की क्या प्रोबेबिलिटी है किसी नॉन लीप ईयर में। अब एक बात आप हमको बताओ कि अगर लीप ईयर होते हैं तो किसी भी ईयर में 366 डेज हो जाते हैं, और नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 होते हैं। तो अब यहां पे देखो कि कितना आ गया, नंबर ऑफ डेज जो है नॉन लीप ईयर में ये आ जाएगा कितना? 365। अब 365 में आपको ये पता है कि 1 वीक में 1 संडे होगा, हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? तो 7 से डिवाइड करने पे 365 बाई 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 1 आ जाएगा 15 बाई 7। अब देखो कि 52 होल 1/7 आ गया। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 52 संडे होने वाले हैं, क्योंकि 52 वीक आ गए। अब एक दिन बच गया। अब बताओ कि ये एक दिन क्या हो सकता है? एक दिन या तो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया कि 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 52 संडे तो हमें ऑलरेडी आ गया, लेकिन एक संडे बचा हुआ है। तो इसको आप क्या कर सकते हो? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे हम लोग फाइंड करते हैं, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 1 और बाई टोटल नंबर, मतलब एक वीक में कितने डेज? तो 7 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 7। फेवरेबल आउटकम्स 1, पॉसिबल आउटकम 7। हम लोग कह सकते हैं कि 1/7 जो है वो चांसेज हो जाएंगे या प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे 53 संडे होने के। कहां पे दिया गया? ये आपको 1/7 दिया गया ऑप्शन ए में। इसका मतलब 18 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया कि a statement of assertion A is followed by a statement of region R, choose the correct option। assertion दिया गया, क्या है assertion में? कहा गया कि if a chord AB subtended an angle of 60 degree at the center of a circle, then the angle between the tangent at A and B is also 60 degree। ये पता करना होगा। रीजन में दिया गया कि the length of the tangent from an exterior point P on a circle with center O is always less than OP। अब यहां पे चेक कर लेते हैं कि क्या हमें कोई फिगर दिया गया या नहीं। हमें कोई फिगर नहीं दिया गया है। हमें फिगर नहीं दिया गया है, हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां से आप फिगर ड्रॉ कर लो। ये देखो, ये रहा आपका फिगर। यहां पे कहा गया कि इफ अ कोड AB subtended an angle of 60 degree at the center of a circle। एक सर्कल है, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इफ अ कोड AB subtended an angle of 60 degree at the center of the circle। ये रहा आपका कोड AB। हम लोग सपोज कर लेते हैं ये कोड AB है, और सेंटर के साथ कितना का एंगल फॉर्म कर रहा है? 60 डिग्री का। ये आ गया 60 डिग्री। ओके, आगे क्या कहा गया कि एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड ए, मतलब टेंजेंट A एंड B इज ऑल्सो 60 डिग्री। अब कहा गया कि टेंजेंट A और B अब दो टेंजेंट ये रहा। अब कहा गया कि ये अगर 60 का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। ये पहली बातें हैं कि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां का और यहां का दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से अगर ये 60 होगा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको, ये 60 डिग्री आएगा, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लेना होगा। कैसे? अब देखो कि इसको आप सेंटर मान लो O। अब हम ये देखो कि ये A है। क्या कहा गया कि A, इसको आप A मान लो और इसको आप B मान लो। अब एक चीज देखो कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है।
यहां पे भी ये कितना का एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री का। अब देखो कि किसी भी इसको आप इसको P मान लो, कुछ भी मान सकते हो। यहां से आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन क्वाड्रिलेटरल OABP, अब आपको पता है कि चारों एंगल का सम कर लो, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B अब प्लस एंगल P, कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आएगा। अब यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल O 60 डिग्री का है, एंगल B 90 डिग्री का है, और ये एंगल P नहीं पता, और ये इक्वल कितना आ जाएगा, 360 के। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 9 9 18, यहां पे ये 0 आ जाएगा, 240 अब प्लस एंगल P, और ये कितना आ जाएगा, 360 के। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको आ जाएगा एंगल P इक्वल्स टू 360 माइनस 240, 360 माइनस 240, यहां पे आ जाएगा 0, 6 में से 4 माइनस होगा 2, यहां से कितना आ जाएगा 120। और पहले भी हम आपको बता चुके थे कि इसका और इसका सम कितना आ जाता है, 180 डिग्री आता है। ये आपको मिल गया एंगल P इक्वल्स टू 120, और यहां पे कहा गया कि ये जो एंगल होगा A एंड B इज 60 डिग्री, ये बातें बिल्कुल गलत हो जाएगी, मतलब आपका असर्शन फॉल्स हो गया। बातें समझ में आ गई। अब आगे कहा गया कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O इज ऑलवेज लेस देन OP। ऑलवेज लेस देन किससे, OP से। ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। यहां पे आप कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। किस में आएगा, तो ये आ जाएगा आपको ऑप्शन डी में, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया कि ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन में क्या कहा गया कि द पॉजिटिव रूट ऑफ रूट अंडर 3x² प्लस 6 इक्वल्स टू 9 इज 5। अब इसका पॉजिटिव रूट क्या आता है, तो 5 आता है। क्या दिया गया आपको, आपको दिया गया रूट अंडर, ये तो चेक करना पड़ेगा, 3x² अब प्लस 6, और ये इक्वल किसके है, 9 के हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये आपको आ जाएगा 3x² और प्लस 6 इक्वल्स टू 9 9 जा 81। यहां से कितना आ जाएगा, ये 3x² इक्वल हो जाएगा 81 माइनस 6 के। 3x² इक्वल हो जाएगा 75 के। यहां से यहां पे x² इक्वल्स टू ये आ जाएगा 75/3, इट मीन्स 25 आ गया। अब आपसे x पूछा गया तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा रूट अंडर 25, या आप इसको कह सकते हो प्लस माइनस 5। आपको वैल्यू क्या कहा गया, आपसे प्लस में पूछा गया तो प्लस आ गया 5, ये बिल्कुल प्लस 5 आ गया। ये क्या हो गया, असर्शन ट्रू हो गया। आगे क्या कहा गया रीजन में, इफ x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 are root of the quadratic equations ax² plus 7x plus b equals to 7, the value of a and b is 3 and 6। अब देखो वैल्यू ऑफ a and b ये आपको 3 and 6 दिया गया। अब एक चीज देखो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको बोलोगे सर ये तो 3x² आ जाएगा, प्लस कितना होगा 7x, प्लस b के प्लेस पे कितना है, तो b आपको दिया गया 3 और ये इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि x 2/3 और x -3 इसका रूट है। अब रूट होगा तो इसका मतलब एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। तो अब सपोज करो कि आपको अल्फा मिल गया कितना, ये आपको मिल गया 2/3 और बीटा मिल गया कितना, तो बीटा आ गया आपको -3। अब एक बार करो, आप चेक करके देख सकते हो कैसे। यहां पे देखो a किसके इक्वल है, a 3 के इक्वल है, b किसके इक्वल है, b 7 के इक्वल है, c किसके इक्वल है, c 3 के इक्वल है। अब आप एक बार करो अल्फा प्लस बीटा कर लो। अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2/3 और -3/1।
कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा 2 और -9, ये कितना आ जाएगा, -7/3। अब एक चीज बताओ, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब देखो -b इट मींस -7 और बाई a के प्लेस पे 3, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब आप चेक कर लो अल्फा इंटू बीटा को। अगर हम लोग अब अल्फा इंटू बीटा करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 को मल्टीप्लाई कर लो -3 के साथ, कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा कितना, तो -2 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा करो, फॉर्मूला क्या होता है, c/a, इसका मतलब 3 और बाय 3 करने पे ये मामला गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि यहां पे कितना आ गया, इसको अगर हमने सॉल्व किया था ये हमें आ गया -2। और अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये -b/a -7/a सही आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा करें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा c/a, इसका मतलब कितना आ गया, तो c के प्लेस पे आ जाएगा 3 और a के प्लेस पे भी 3 है, तो ये c के प्लेस पे है 3 और a के प्लेस पे भी 3 है, तो 3/3 कहने का मतलब 1 आ गया। और हमें अल्फा बीटा फाइंड किया तो ये कितना आ गया, तो ये आपको 2 आ गया। तो ये तो आपका मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं, 3x², यहां पे क्या था, ax² है, यहां पे अब एक चीज देखो कि ये कितना है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। क्या कहा गया कि x आपको दिया गया 2/3 और x दिया गया -3। अब रूट ऑफ द ax² 7xb, अब a दिया गया कितना 3 और b दिया गया आपको -6। b क्या दिया गया, -6 दिया गया, इसीलिए मामला गड़बड़ आ रहा है। यहां पे आप इसको -6 कर लो पहले। अब इसको फिर से सॉल्व करना होगा, या अल्फा बीटा आप रहने दो, इसको यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर से। ये कितना आ जाएगा, तो ये b के प्लेस पे आपको दिया गया था -6, इसको आप -6 कर लो। x, और ये कितना दिया गया -6, तो प्लस b, इसका मतलब -6, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। a पता चल गया 3, b पता चल गया 7 और c कितना आ गया, c आपको आ गया -6। अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड किए थे, ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a, या आप डायरेक्ट यहां से अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये आपको आ जाएगा 2/3 और प्लस -3/1, या आप इसको यहां से कह सकते हो 3, और ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 2 और -9, ये आपको आ गया -7/3। अब -7/3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, तो -b/a मतलब -7/3, ये तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा चेक कर लो। अल्फा इंटू बीटा की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है c/a। c कितना आ गया, -6/a, a कितना आ गया 3, यहां पे 3 1 जा 3, 3 2 जा -6, -2 आ गया। और इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2/3 और इंटू -3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। ये भी देखो मैच कर रहा है, इसका मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब एक बात बताओ कि क्या असर्शन से रीजन का कोई लेना देना है, नहीं है, क्योंकि वो अलग चीजों के बारे में बता रहा है, ये अलग चीजों के बारे में बता रहा है, और दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बता रहा है, मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों सही होगा। लेकिन अगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना कर रहा हो असर्शन का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो ऑप्शन बी। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में कहा गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 2x + 1 देन फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको क्या पता करना है, सम भी पता करना है और प्रोडक्ट भी पता करना है। अब यहां पे देखो कि अल्फा और बीटा रूट्स है, अब पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल है 2x² + 2x और +1। अब एक चीज गौर से देखो, a कितना है, 2 के इक्वल है, b कितना है, 2 के इक्वल है, c कितना है, 1 के इक्वल है। पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac, b²
माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, 4ac कहने का मतलब 4 इंटू ए के प्लेस पे 2 और सी के प्लेस पे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 में से कितना आ जाएगा -4 आ गया। अब -4 आ गया डी, तो आपको अल्फा फाइंड करना है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर है, साथ ही साथ 2x है प्लस 1 है, a2 b2 c1 के इक्वल आ गया, d b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 मतलब -4 आ गया। अब आप अल्फा फाइंड कर लो। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। इसका मतलब माइनस बी के प्लेस पे कितना आ जाएगा, -2 प्लस रूट डी कहने का मतलब रूट -4 आ जाएगा। इसको आप यहां पे देखो, और बाई कितना आ जाएगा 2a, इसका मतलब 2 इंटू 2, तो -2 अब प्लस, अब देखो यहां तो आयोटा आ जाएगा, लेकिन यहां पे उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं अभी तक बताया गया, यहां पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बाय 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, मतलब यहां से आपको अल्फा आ गया 0 के इक्वल। अल्फा कितना आ गया 0 के इक्वल, क्योंकि आपको कहा गया कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देन फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स। अरे चलो छोड़ो, ये अल्फा बीटा आपको यहां फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये माइनस में रूट में जा रहा है और ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब अल्फा बीटा, ये आपको 11th 12th में पढ़ाया जाएगा। हम लोग को इतना ड्रामा करना ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता कर लेते हैं। सम ऑफ रूट यहां पे देखो, ए किसके इक्वल है, अब बोलोगे सर ए तो 2 के इक्वल है, बी कितना है, बी भी 2 के इक्वल है, और सी कितना है, सी 1 के इक्वल है। अब कहा गया कि अल्फा और बीटा रूट है, तो सम कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए कहने का मतलब -2/2, इसका मतलब ये आपको आ गया -1। इसके बाद क्या पूछा गया, बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, यहां से कितना आ जाएगा, तो सी के प्लेस पे 1 है और ए के प्लेस पे 2 आए, तो यहां से आपको आ गया 1/2, तो यहां से आपको दोनों आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का भी और अल्फा इंटू बीटा का भी। एक आ गया -1 और एक कितना आ गया, एक आपको आ गया 1/2। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि PQ इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड QOR इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, कहा गया कि इफ एंगल POR ये 120 का हो, तो देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OPQ। अब OPQ मतलब ये एंगल आपसे पूछा गया, कैसे पता करोगे, यहां पे समझो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा कि यहां से आपको एक लीनियर पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर लीनियर पेयर बन रहा है तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ROP प्लस एंगल QOP, और ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब एक चीज देखो कि ROP कितना है, 120 डिग्री, प्लस एंगल QOP पता नहीं कितना का है, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा एंगल QOP इक्वल्स टू 180 माइनस 120, इट मींस ये आ जाएगा कितना, 60 डिग्री का। यहां से आपको ये निकल के आ गया 60 डिग्री का। अब आपको ये पता है कि ये OQ क्या है, OQ बोलोगे सर रेडियस है। PQ क्या है, PQ टेंजेंट है, और आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच रिलेशन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यहां का एंगल जो है ये कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब PQO ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल OPQ हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो एंगल POQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल QPO, और ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी।
अब यहां पे देखो QOP 60 डिग्री का है, OQP 90 डिग्री है, इसके बाद QPO ये आपको नहीं पता और यही आपसे पूछा गया। QPO या इसी को आप OPQ भी कह सकते हो और ये इक्वल किसके आ जाएगा 180 डिग्री के। सॉल्व कर लो, 90 प्लस 60 150, तो 150 प्लस एंगल OPQ और ये इक्वल आ गया किसके 180 डिग्री के। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे एंगल OPQ इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 150, इट मींस 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि OPQ कितना का होगा, तो OPQ हमको आ गया 30 डिग्री, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अब इसी का और है, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल DC है, AB DC के पैरेलल है, इफ द वैल्यू, तो कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप एक चीज गौर से देखो कि अगर हम, ये दो ट्रायंगल की बात हो रही है, क्या कहा गया कि ये AB जो है वो CD के पैरेलल है, मतलब ये साइड और ये साइड ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब एक बात बताओ कि ये अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा तो यहां से समझने की कोशिश करो, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD की बात करें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दो ट्रायंगल को आप ले लो। यहां से आप कह सकते हो कि इस ट्रायंगल का ये और इसका ये दोनों क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOB और ये इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल COD, क्योंकि दोनों क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल। अब एक चीज बताओ कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि इसका एंगल ये एंगल और इसका ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। या आप यहां पे ये भी ले सकते थे, इसका एंगल ये ले लो और इसका एंगल ये ले लो तो भी हो जाएगा। हम लोग ले लेते हैं इसका एंगल OAB, ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो इसका OAB इक्वल हो जाएगा OCD के। अब ये दोनों क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी AA सिमिलैरिटी से कहा जा सकता है कि दो ट्रायंगल OCD और ये सिमिलर किसके आ जाएगा, ये ट्रायंगल OCD सिमिलर हो गया किसके, तो ट्रायंगल OAB के। तो यहां से पहले फर्स्ट वाले को लो, ट्रायंगल OAB सिमिलर हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल OCD के। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर होगा तो आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यहां से हम लोग कह सकते हैं OA, इसका अगर OA लिए तो इसका क्या आ जाएगा OC, तो OA बाई OC इक्वल हो जाएगा किसके, इसका आप OB ले लो, अगर इसका हमने OB लिया तो इसका क्या आ जाएगा OD आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब सबका वैल्यू पुट कर लो बारी बारी से। OA कितना दिया गया, तो OA आपको दिया गया है x+5 और OC कितना दिया गया, OC दिया गया x+3। इसके बाद OB कितना है, OB दिया गया x-1
और ओडी कितना है x माइनस 2। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो यहां से x प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, और x माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x प्लस 3 के साथ। x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। अब इसको देखो आप गौर से कि आप x स्क्वायर और x स्क्वायर को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल अगर करेंगे तो माइनस 2x और प्लस 5x, बोलोगे सर प्लस 3x आ जाएगा, प्लस 3x माइनस 10, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, यहां से देखो 3x माइनस x करेंगे तो 2x आ जाएगा, इट मीन्स 2x माइनस 3 के। अब इसको आप एक तरफ कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 3x माइनस 2x, और ये इक्वल आ जाएगा माइनस 3 और प्लस किसके 10 के। यहां से आपको आ जाएगा 3x माइनस 2x मतलब x, और x इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इट मीन 7। यहां से आपको x इक्वल्स टू 7 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि x का वैल्यू पता करना है, तो हमने x का वैल्यू पता कर लिया कि ये 7 के इक्वल है। तो यहां पे यूनिट तो है नहीं, तो डायरेक्ट आप 7 समझ सकते हो। ओके।